स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 25। इससे पहले आपकी 24 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनका प्लेलिस्ट आपके ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर बना दिया गया है। जाके आप लोग वहां से क्लासेस देख सकते हैं और उम्मीद करता हूं ऐसा कि आप लोग अपनी तैयारी अब बेहतरीन कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम की डेट्स क्लियर हो गई हैं। तो अब आप तैयारी अपनी थोड़ा जरूर बढ़ा दीजिए। यदि आप अभी तक आप 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पढ़ाई करते थे तो इसको 1 घंटा 2 घंटा करिए, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हम लोग वायरिंग के चैप्टर कर रहे थे, वायरिंग का चैप्टर हमारा चल रहा था इससे पहले। तो देखते हैं आज भी अभी वायरिंग से ही चैप्टर, वायरिंग वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने एक बस फिगर दे दिया हुआ है, पूछ ले आपसे कि कौन से टेस्टिंग को दर्शा रहा है इस फिगर में। ठीक है, क्या बोला है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। ये जो फिगर बना दिया है, इस फिगर के द्वारा किस प्रकार की टेस्टिंग की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए भाई ये तो पोलैरिटी टेस्ट हम लोग टेस्टर के द्वारा भी कर लेते हैं। टेस्टर को सीधे सीधे सॉकेट में लगाते हैं और वहां से देख लेते हैं कि कितना कौन सा, यदि लाइट जल गई तो हमारा फेज है और यदि लाइट नहीं जली तो हमारा न्यूट्रल है ना। तो वहां से अभी हम लोग पोलैरिटी टेस्ट कर लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग मेकर के द्वारा मतलब रेजिस्टेंस का मेजर करके कर लेते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसके लिए। इस टेस्टिंग के द्वारा क्या किया जा रहा है, अर्थ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, अर्थ के बीच में और कंडक्टर के बीच में कितना इंसुलेशन है उसका टेस्टिंग किया जा रहा है इस मेथड के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम अर्थिंग कहां किया जाता है, सिस्टम अर्थिंग कहां पे किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग क्या जनरेटिंग स्टेशन पे किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंस्टॉलेशन में किया जाता है, या स्मॉल इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में किया जाता है, या फिर डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग कहां पे किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिस्टम अर्थिंग जो है ये अक्सर हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पे ही सिस्टम अर्थिंग करते हैं, क्योंकि जो आपका सिस्टम अर्थिंग है ये जनरेटिंग स्टेशन के रेजिस्टेंस को कम करने का काम करता है। ठीक है, और बाकी जो भी आपके ट्रांसमिशन वाले या छोटे मोटे जो भी आपके सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन पे रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए। तो सब स्टेशन पे यदि पहाड़ी एरिया को छोड़ दें तो हर एक सब स्टेशन पे जो आपकी अर्थिंग वाली अर्थिंग वायर है, अर्थिंग वायर के रेजिस्टेंस का मान मिनिमम होना चाहिए, जितना कम से कम हो सके उतना होना चाहिए। मतलब 1 ओम 0.5 ओम बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, पहाड़ी एरिया की बात यदि छोड़ दें तो पहाड़ी एरिया में ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। तो ये तो हमने आपको बताया था कि मेगर का उपयोग कब करते हैं हम लोग, जब हमारी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर हम लोग मेगर से चेक करते हैं कि जो भी हमने कनेक्शन बनाया है सारे के सारे कनेक्शन हमारे सही हैं या नहीं है। यदि सारे कनेक्शन सही रहेंगे तो हमारा मेगर क्या दर्शाएगा, मेगर से जब हम चेक करेंगे अपनी वायरिंग को तो उसमें रेजिस्टेंस का मान कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। क्योंकि कहीं पे यदि शॉर्ट सर्किट नहीं रहेगा, सारे के सारे कनेक्शन यदि सही रहेंगे तो हमारा मेगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाएगा फेज और न्यूट्रल के बीच में। ठीक है, और यदि कहीं पे भी इनफाइनाइट मतलब कि कहीं पे भी यदि शॉर्ट सर्किट रहेगा, कहीं पे भी कोई कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो वहां पे मेगर के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा वायरिंग कहीं ना कहीं खराब है, कहीं ना कहीं शॉर्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं पहले हम लोग कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में पहला दिया हुआ पोलैरिटी टेस्ट, दूसरा दिया हुआ है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तीसरा दिया हुआ है अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस, फिर चौथा नंबर दिया हुआ है अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट, अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट है ना। तो इससे क्या करेंगे भाई, ये तो मतलब वायरिंग के टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा है ना, ये कह रहा है कि मेगर के द्वारा किस प्रकार के रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। मैं जो बताया हूं उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं किया, कोई बात नहीं। तो देखिए जो आपका मेगर है ना, मेगर मेगा ओम के रेजिस्टेंस को, मेगा ओम के रेजिस्टेंस को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है, मेगर का उपयोग
किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अब जो आपका मेगा ओम है, मेगा ओम रेजिस्टेंस किसका होता है? तो ये किसी ना किसी कुचालक का ही होता है, किसी न किसी कुचालक पदार्थ का ही मेगा ओम में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? मतलब कि जो आपका लैंप है, लैंप थोड़ा डीम जल रहा है, ठीक है, और मोटर भी धीरे चल रही है, इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन कब होता है आपके घर पे? तो ये तो कंडीशन तभी क्रिएट होती है जब कहीं ना कहीं वोल्टेज कम हो, कहीं ना कहीं वोल्टेज यदि मतलब कि लो वोल्टेज होने लगता है या डीप वोल्टेज होने लगता है, तो वहां पे लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाती है। जो भी आप ट्यूब लाइट या जो भी आप लाइट जलाते हो वो थोड़ा कम प्रकाश देता है और आपकी मोटर्स भी धीरे स्पीड से चलती है। देख लेते हैं पहले हम लोग ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। ओपन सर्किट इन द न्यूट्रल, शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर, ठीक, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, ठीक, ओपन सर्किट इन द अर्थ कंडक्टर। चलिए यहाँ पे बात वोल्टेज की नहीं किया है, वहां पे वोल्टेज के कम अधिक होने की बात नहीं किया है, लेकिन रेजिस्टेंस की बात किया है, ठीक है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, यदि मान लो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैं एक सर्किट बना देता हूं, ठीक है, और इधर लग गया हमारा एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक, और इधर से हम इसको दे रहे हैं सप्लाई, इधर से हम दे रहे हैं सप्लाई। तो ये बताना कि जब ये बल्ब, ये हमारा है बल्ब, इस बल्ब को हम एक 10 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई दे रहे हैं और इसके सीरीज में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो उस समय ये अधिक ग्लो कर, मतलब उस समय एक नॉर्मल अवस्था में जल रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसी 10 ओम के रजिस्टर को 100 ओम कर दूं, तब यदि मैं इसी 10 ओम के रजिस्टर को 100 ओम कर दूंगा तो इसका मतलब यह है कि इसका रेजिस्टेंस अब 10 गुना बढ़ गया। यदि रेजिस्टेंस 10 गुना बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहीं पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। यदि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा मतलब कि V इंटू आई, सॉरी, I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर, अरे V इक्वल टू आई इंटू आर, यही तो होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसी को कहते हैं हम लोग वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका मान बढ़ गया, इसका मान बढ़ गया, तो यहाँ पे वोल्टेज कम से कम जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? सर्किट देख के ये समझ में आ रहा है कि सर आप वोल्टेज को ना घटाओ, लेकिन बल्ब के या मोटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज कम पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि मान लो यदि यहां से मैं 220 वोल्ट यहां से भेजूं तो ज्यादा वोल्टेज यहीं पे ये ड्रॉप हो जाएगा और फिर कुछ कम वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, ठीक है। यदि किसी भी फॉल्ट की वजह से या किसी वजह से हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस एक ऐड हो जा रहा है सर्किट में, तो भी हमारा जो मोटर है या जो बल्ब है वो कम स्पीड से और कम चमक के साथ जलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना चाहिए? जो आपकी सिस्टम अर्थिंग है वो सिस्टम अर्थिंग किस वायरिंग की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो अभी आपने देखा कुछ देर पहले सिस्टम अर्थिंग पूछा था कि सिस्टम अर्थिंग कहां पे किया जाता है, तो जनरेटिंग स्टेशन पे, जनरेटिंग स्टेशन या फिर जो भी आपके सब स्टेशन होते हैं वहां पे हम लोग सिस्टम अर्थिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी प्रतिरोध मापक की कौन सी विधि सचित्रित है? यहाँ पे कौन सा विधि दिया हुआ ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ये किस मेथड को दर्शा रहा है, ठीक है। ये किस मेथड को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है आपके फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड को, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड को, ठीक है। आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक्स विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
बोला है क्वेश्चन में कि हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक्स डिस्टोरेशन, हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर आई रूल। आई रूल के द्वारा हार्मोनिक्स विकृतियों को कैसे कम किया जा सकता है। तो हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ विधि अपनाते हैं। तो उसमें करते क्या है, क्या अर्थिंग थ्रू इंपिडेंस के द्वारा हम लोग अर्थिंग करते हैं, प्रोवाइड बाय प्लेट अर्थिंग, इंक्रीज कंडक्टर साइज और प्रोवाइड पैरेलल अर्थिंग। देखो भाई, पैरेलल अर्थिंग करने के पीछे दो रीजन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अक्सर जो अर्थिंग की जाती है तो दो अर्थिंग क्यों करना चाहिए। ये आई रूल में यही बताया जाता है कि भाई आपको एक अर्थिंग नहीं, एक साथ दो अर्थिंग करनी चाहिए। दो अर्थिंग करने से क्या फायदा होता है कि यदि एक अर्थिंग फेल हो जाती है, यदि एक अर्थिंग फेल हो जाती है तो आपकी दूसरी अर्थिंग क्या करेगी, दूसरी अर्थिंग काम करती रहेगी। ठीक है, दूसरी अर्थिंग के द्वारा फॉल्ट को अर्थ कर दिया जाएगा, के द्वारा फॉल्ट को अर्थेड कर दिया जाता है ना, अर्थेड कर दिया जाता है। चलो, इंक्रीज कंडक्टर साइज, कंडक्टर के साइज को इंक्रीज करने से क्या होगा, यदि कंडक्टर के साइज को आप इंक्रीज करोगे तो देखो R इक्वल टू आप जानते हो रो L बाई ए, ठीक है। तो यदि आप साइज को इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब क्या बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को एरिया को बढ़ा रहे हो। यदि आपका एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका घटेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस घटेगा तो इसका मतलब है कि करंट का मान बढ़ेगा, ठीक। तो इससे हार्मोनिक्स पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना भाई, ये कंडक्टर के साइज को बढ़ाने से हार्मोनिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। प्रोवाइडिंग बाय प्लेट अर्थिंग, भाई प्लेट अर्थिंग के प्रोवाइड करने से हार्मोनिक्स पे क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अर्थिंग थ्रू इंपिडेंस, जो इंपिडेंस है, इंपिडेंस का मतलब होता है क्या भाई, जेड इक्वल टू क्या, आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है। R प्लस जे एक्सएल या R माइनस जे एक्सी। तो ये चीज जो है कहा गया, एक्सएल को ऐसे लिख लो, ठीक। तो एक इंपीडेंस के थ्रू जब हम लोग अर्थिंग कर देते हैं तो वो इंपीडेंस क्या करेगा, आने वाली धारा में जो आपकी मौजूद रहती है हार्मोनिक्स, उसको डिस्टॉर्टेड करता है, उसको खत्म करने का काम आपका यही इंपीडेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या होता है। जो आपका करंट रिवर्सर है, करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस, इसका काम बस यही होता है कि जो आपकी डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो आपका करंट रिवर्सर होता है, करंट रिवर्सर रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ डीसी, नहीं, चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। क्या फायदा है भाई, पहला फायदा तो ये है कि जो हमारी करंट डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जो हमारी करंट डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जो आपका एसी है ना, एसी के बारे में आपको पता होगा कि एसी जो है, जैसे मान लो ये एक सॉलिड कंडक्टर हो गया, ये एक सॉलिड कंडक्टर हो गया, और इस सॉलिड कंडक्टर से आप करंट का फ्लो कराना चाह रहे हो, तो करंट का फ्लो कैसे होता है, करंट का फ्लो इसके इनर वाले पार्ट से ना होके ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाले पार्ट से ही अधिक से अधिक करंट फ्लो होती है, ठीक है। ये जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाले पार्ट से ही अधिक से अधिक करंट फ्लो होती है, और इसका जो अंदर वाला पार्ट है इससे कम करंट फ्लो होती है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, स्किन इफेक्ट कहा जाता है, ठीक। तो ये स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है एसी में, ठीक। तो सॉलिड कंडक्टर की जगह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, हम लोग यूज करते हैं गुथे हुआ या स्टैंडर्ड वायर यूज करते हैं। स्टैंडर्ड वायर में होता क्या है कि एक हमारा कोर केबल होता है, एक हमारा कोर केबल होता है, और उसी कोर केबल पे
कई सारे कंडक्टर्स को एक साथ ऐसे लपेटा गया रहता है, ठीक है, एक साथ ऐसे लपेटा गया रहता है, तो ये इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो ये इस स्टैंडर्ड कंडक्टर का फायदा क्या होता है, इस स्टैंडर्ड कंडक्टर का फायदा ये होता है कि स्किन इफेक्ट को कम करता है, ये स्किन इफेक्ट, रिड्यूस इन स्किन इफेक्ट, ठीक है, चलो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, को कम करता है, कम करता है। और क्या फायदा होता है इससे, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल तबकि लचीला होता है। जो आपका सॉलिड कंडक्टर रहेगा उसे मोड़ना आसान नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन इसे मोड़ना काफी आसान रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है या आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब यह है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह यदि ले जाना होगा तो ये भी हमारे लिए आसान होता है, किसका यूज करने पे, स्टैंडर्ड वायर का या गुथे हुए वायर का यूज करने पे, ठीक है। तो इसी तीन में से देख लीजिए कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कॉस्ट इज लेस, ये बात गलत है, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने का क्या फायदा है, क्या तरीका है। तो पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने का एक ये भी तरीका है कि जो हमने अर्थिंग किया है वहां पे प्रॉपर मात्रा में नमी बनाए रखे, वहां पे हम नमक और चारकोल का घोल प्रॉपर डालते रहें या नमी बनाए रखें, तो इस तरीके से भी हम लोग उसके प्रतिरोध को कम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद फिर अपना जो भी लॉजिक है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बोला है प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग। डबल अर्थिंग का यूज करके क्या अर्थिंग को कम किया जा सकता है। अर्थिंग किसको कम करने की बात किया, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की बात किया है, ठीक है, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की बात किया है। हिंदी थोड़ा सा रुक जाओ, इसका इंग्लिश वाला देख लें, हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस। अच्छा, अर्थ रेजिस्टेंस की ही बात कर रहा है भाई, पृथ्वी के प्रतिरोध को नहीं। अर्थ रेजिस्टेंस मतलब कि जो हमने अर्थिंग किया है, अर्थिंग जैसे कि ये हमारा हो गया एक बॉडी, ये हो गया हमारा एक बॉडी या फिर इक्विपमेंट हो गया, मान लो ये हमारी कोई मशीन है, ठीक है। इस मशीन के बॉडी को हमने क्या किया है, इस मशीन के बॉडी को हमने ले जाके यहाँ पे ग्राउंडेड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है। तो यही बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कि इसके प्रतिरोध को यदि कम करना होगा तो आप क्या करेंगे। इसके प्रतिरोध को कम करना होगा तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप नमी बनाए रखिए, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में आप प्रॉपर नमी बनाए रखिए, ठीक है। तो नमी से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है नमी से रिलेटेड, ठीक है, कोई बात नहीं यदि नहीं दिया है तो। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसके पैरेलल की बात किया है, कहीं पे पैरेलल की बात किया है, क्योंकि भाई यहाँ पे मान लो कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इसका R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, और इसी को यदि मैं दो भाग में तोड़ दूं, यहाँ पे इसको मैं दो भाग में यदि तोड़ दूं तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा R1 बन जाएगा और ये हमारा R2 बन जाएगा। अरे यार, यदि मान लो कि एक आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसी 10 ओम के रेजिस्टेंस को यदि दो भाग में तोड़ना होगा तो दो भाग में कैसे तोड़ देंगे, 5-5 करके 5-5 कर देंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा ना भाई, ये 5 और 5, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, ये प्रतिरोध का मान सीधे सीधे आधा कर दे रहा है, प्रतिरोध कम हो जा रहा है, प्रतिरोध कम हो जाता है, कैसे, पैरेलल करने पे, ठीक है। तो पैरेलल अर्थिंग यूज करने से भी प्रतिरोध को कम किया जा सकता है, ये बात एकदम सही है। तो प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग करने का मतलब ये है कि आपने पैरेलल में दो अर्थिंग कर दिया है, तो यहां से भी हम प्रतिरोध को कम, अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड ये भी अपना अलग रोल प्ले करता है, इसके द्वारा भी रेजिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन
वो जो हम अर्थिंग कर रहे हैं उसके रेजिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड साइज। चलो, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? क्या बोला है कि व्हाट इज द रीजन फॉर सप्लाइंग एसी टू इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एसी सप्लाई, इलेक्ट्रोड को एसी सप्लाई देने की क्या जरूरत होती है, इलेक्ट्रोड को एसी सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को प्रोवाइड करने के लिए हमारा एसी सप्लाई की जरूरत पड़ता है, या प्रोटेक्ट द कॉइल इन द मीटर, मीटर में जो कॉइल लगी हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एसी का यूज करना पड़ता है, या रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट इन द मीटर। भाई यहाँ पे कोई मीटर तो लगा नहीं है, तो ये मीटर की क्यों बात कर रहा है ना। अच्छा, मेजर करने वाला जो मीटर है उसकी बात कर रहा है, तो ये बात भी तो गलत हो गई। Avoid the effect of electrolytic EMF interference, विद्युत अपघट्य विद्युत बल को, विद्युत वाहक बल को हटाना, इलेक्ट्रोलाइट्स के विद्युत वाहक बल को हटाना, यही मेन कार्य होता है एसी को देने का इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे एसी जब प्रोवाइड कराया जाता है तो उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो इंटरफेरेंस उत्पन्न करता है ईएमएफ, उसको हटाना, उसको खत्म करने के लिए हम लोग एसी सप्लाई का यूज करते हैं, ठीक है भाई। चलिए, मेगर उपयोग में नहीं है, फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है, क्यों नहीं है? इट इज नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क provided with air friction damping, the deflecting torque is directly proportional to the current, the deflecting torque is directly proportional to the square of current। क्या होगा इसमें से? तो जो आपका मेगर है, मेगर सामान्य अवस्था में क्या करता है भाई? मेगर सामान्य अवस्था में कहां पे रहता है? अच्छा, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो आपका वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, चाहे आपका वोल्ट मीटर और एमीटर, चाहे वो आपका वोल्ट मीटर हो, चाहे वो आपका एमीटर हो, सामान्य अवस्था में इनका पाठ्यांक कितना रहता है? इनका पाठ्यांक रहता है शून्य। इनका पाठ्यांक क्या रहता है? शून्य रहता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मेगर है, मेगर का पाठ्यांक सामान्य अवस्था में किस पर रहता है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं और आपके आंसर का इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। शून्य पे रहता है या अनंत पे रहता है, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। शून्य पे रहता है या अनंत पे रहता है, ये आपको बताना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया हूं, और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए आप, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे, और इसको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क, इस वजह से वो शून्य पर स्थिर नहीं रहता, ठीक है। चलो, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षा में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है? जो ओम मीटर लगा होता है, वो ओम मीटर की जो सुई है वो किसके अनुपातिक होती है? वो किसके अनुपातिक होती है, ठीक है, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होती है, यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। धारा कुंडली में धारा के, करंट इन पोटेंशियल कॉइल से तो कोई मतलब ही नहीं रहता यार। स्पीड ऑफ द हैंडल रोटेशन से क्या फर्क पड़ जाएगा? वो तो मेगर में फर्क पड़ता है ना, कि हैंडल जितना तेजी से आप घुमाएंगे उतना ही वोल्टेज बनता है, तो ये तो बात मेगर की हो गई, ओम मीटर में ये बात होती नहीं है, ठीक है। रेशियो ऑफ द करंट इन टू कॉइल्स, यस, रेशियो ऑफ करंट इन द टू कॉइल इसके प्रोपोर्शनल होता है आपका जो ओम मीटर का टॉर्क है। ओम मीटर का टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई? I1 इंटू I2, ठीक है। या I1 I2 लिखने से अच्छा है कि जो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं आप ICC और IPC, ठीक है, ICC और IPC, ठीक। तो इसके प्रोपोर्शनल होता है आपका ओम मीटर का टॉर्क। चलिए,
पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सेल्फ इंडक्टेंस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे? ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, ये फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड क्या करता है भाई? जो आपका अर्थिंग है, अर्थिंग इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड पे ही कार्य करता है। यही आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, यही है आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे दो कंडक्टर ले लिया जाता है, इसके बाद फिर यहाँ पे अर्थिंग का चेकअप किया जाता है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसी हिसाब को कितना जल्दी ड्रॉप हो जा रहा है, उसी हिसाब से आपकी अर्थिंग की जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एकदम करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? इट प्रोटेक्ट ह्यूमन ओनली। जो आपकी क्या बोला है? वाई सिस्टम अर्थिंग? सिस्टम अर्थिंग जो है वो यूटिलाइजेशन डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन देन इक्विपमेंट अर्थिंग। अच्छा, किसी उपकरण के अर्थिंग करने से, किसी उपकरण के जो आप अर्थिंग करते हैं उससे अलग क्यों होती है आपकी सिस्टम अर्थिंग? तो सिस्टम अर्थिंग के बारे में भी आपने जाना कि सिस्टम अर्थिंग जो है वो या तो जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन पे यूज किया जाता है, मतलब पावर सिस्टम में, पावर सिस्टम के पावर जनरेशन या पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज किए जाते हैं सिस्टम अर्थिंग, ठीक है। लेकिन जो आपके इक्विपमेंट वाली अर्थिंग होती है सर, इक्विपमेंट वाले अर्थिंग आप किस लिए यूज करते हो? अक्सर इसका यूज किया जाता है ताकि बचा जा सके, किससे? विद्युत शॉक से बचा जा सके, कोई भी आपको हार्म ना पहुंचे, कोई आपको नुकसान ना पहुंचे। यदि आपकी मोटर या आपकी मशीन या आपके उपकरण किसी तरीके से सप्लाई से कनेक्टेड हो जाते हैं या किसी तरीके से उसमें कोई लीकेज करंट आ जाती है और आप जाके उसको टच करते हो उसके बॉडी को, तो आपको नुकसान ना हो सके, इसी वजह से हम लोग करते हैं इसको अर्थिंग, ठीक है। लेकिन जो आपकी सिस्टम अर्थिंग होती है, सिस्टम अर्थिंग का मेन कार्य होता है कि जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं पावर जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन या फिर आपके ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, उन सभी उपकरण की सुरक्षा करना, ये मेन कार्य होता है आपके सिस्टम अर्थिंग का। और जो आपकी डोमेस्टिक अर्थिंग है, डोमेस्टिक अर्थिंग का काम होता है कि आपको उससे बचाना, विद्युत शॉक से बचाना, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट ह्यूमन ओनली, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम all circuit fault, it is accessory with current carrying conductor, it is connected to the non current carrying metal work, ठीक है। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? ये तो आपको आसानी से इसका आंसर समझ में आ रहा होगा कि इसमें सही क्या होगा। इट प्रोटेक्ट ह्यूमन ओनली, ये कौन करता है? ये करता है आपकी जो डोमेस्टिक वायरिंग है, वो डोमेस्टिक अर्थिंग, वायरिंग नहीं, डोमेस्टिक अर्थिंग, ठीक है, डोमेस्टिक अर्थिंग। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल फॉल्ट, यह सभी परिपथ से, सभी परिपथ दोषों से बचाता है, सभी परिपथ दोषों से बचाता है। ये बात थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ, जो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ एसोसिएट होता है, उसी के साथ ये कनेक्ट होता है आपका जो सिस्टम अर्थिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आपके पोल होते हैं या जो आपके बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं जिसपे आप सप्लाई को लेके आते हो, जो आपके बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं ना भाई, इस तरीके से आप लोगों ने टावर को देखा होगा, इस तरीके के टावर रहते हैं। तो इस टावर के ऊपर से, इस टावर के ऊपर से कुछ कंडक्टर, एक कंडक्टर जाता है जिसे आप लोग क्या कहते हो? जिसे आप लोग अर्थिंग वायर कहते हो, है ना, अर्थिंग वायर इसी को कहते हो। तो ये क्या रहता है? ये कनेक्टेड रहता है कहाँ? ग्राउंड से सीधे सीधे कनेक्टेड रहता है। और कोई भी फॉल्ट आता है तो पहले इस पे, मतलब कि यदि लाइटिंग अरेस्टर की भी, लाइटिंग अरेस्टर कह रहे हैं, यदि बिजली के कड़कने की भी बात हो या कोई फॉल्ट हो तो वो यहाँ पे आता है सबसे पहले और यहाँ से सीधे सीधे ग्राउंड पे चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका फायदा होता है अर्थिंग का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।